हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में जो आपका 2025 का पेपर था उसमें जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैंने फिजिक्स और इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं 2025 पेपर के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा लाइक केमिस्ट्री में किस टाइप से या किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो ये था दैट विच सीरीज इन द हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइज इन द विजिबल रीजन। कौन सी सीरीज होती है जो कि हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइंस पर लाई होती है और विजिबल होती है। ठीक है, तो हमने बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी है, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन, फुन सीरीज़, राइट। तो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाई होती है इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल जो टर्म है वो आ जाता है उसमें जो सीरीज़ होती है वो होती है बामर सीरीज़। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ बामर सीरीज़। यानी n इज इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू होती है, जिसमें जो क्या नाम इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर स्पेक्ट्रम से लोअर स्पेक्ट्रम यानी फील्ड जो होता है n इज इक्वल्स टू 2 में आकर गिरता है, इसीलिए इसको हम बामर सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पीएच रेंज ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच पूछ रहा है, तो हमें पता है एसिडिक सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो <<7 होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। केमिकल फॉर्मूला से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी बेसिक नेम वगैरह है या उनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूलाज, इनको आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे वॉशिंग सोडा पूछ लिया है, आपसे बेकिंग सोडा का भी पूछ सकता है, तो इन दोनों को आप लर्न करके जाना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का क्या है, ऑप्शंस गिवन है NaHCO3, Na2CO3.10H2O, CaCO3 या फिर Na2SO4.10H2O। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज Na2CO3.10H2O। ये हमारा वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी वॉशिंग पाउडर यहाँ पे बोलने का मतलब है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ अ सब्सटेंसेस हैज़ द हाईएस्ट एंट्रोपी। इनमें कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको, सॉलिड, गैस, लिक्विड, प्लाज्मा। इसमें से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। तो एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, मतलब जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी होगी। मतलब जिस भी ये जो भी स्टेट्स दी हुई हैं, जिस भी स्टेट में जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं वो जितने ज़्यादा अव्यवस्थित होंगे यानी डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तब यहाँ से आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम पास पास होते हैं, धंसे हुए होते हैं, कंजस्टेड होते हैं, यानी ज़्यादा डिसऑर्डर्ड नहीं होते हैं। लिक्विड में भी थोड़ा पास पास होते हैं। प्लाज्मा भी लिक्विड का फॉर्म होता है, लेकिन जो गैस होती है वो तो एकदम हवा में फ्लो करती है, उसके जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होगी। सो द सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है, आप इसका हिंदी मीनिंग भी देख सकते हो, दैट आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं। मतलब यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या बताता है कि जो पीरियोडिक टेबल में जो भी आपके एटम्स, एलिमेंट्स रखे होते हैं वो किसके बेस पर रखे होते हैं, किस आधार पर रखे होते हैं, कौन से फंक्शन में, मतलब कौन सा पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो वो रखे होते हैं एटॉमिक नंबर के आधार पर, मतलब जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से एलिमेंट वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। ये पीरियोडिक लॉ यहाँ पे स्टेट करता है, क्योंकि ये हमारी मॉडर्न जो आवर्त सारणी होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उसमें जो है वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, तो सबको पता है स्कर्वी। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आपको यहाँ पे मोलारिटी दी है 0.01 और आपसे NaOH सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शंस गिवन है 2, 7, 9, 12। तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला पते होने चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मोलारिटी गिवन है 0.01 मोलर NaOH की, तो यहाँ पे हम NaOH को Na+ और OH- आयन में
कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बेस है NaOH। तो इसमें जो OH है वो बेस को प्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो OH की कंसंट्रेशन यहाँ पे ये दे दी गई है एक तरीके से। मोलैरिटी मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन होती है, राइट। तो हम कंसंट्रेशन को OH को कैसे ब्रैकेट में बंद करते, तो हम बोलते हैं ना ये OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे दी हमें, मोलैरिटी के फॉर्म में 0.01। ठीक। तो अब हमें अगर OH आयन की कंसंट्रेशन मिल गई है तो हम इससे POH निकाल सकते हैं। तो POH का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, POH इज इक्वल्स टू लॉग H आयन कंसंट्रेशन, OH आयन कंसंट्रेशन। ठीक, सेम pH के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास OH आयन की कंसंट्रेशन है तो हम POH निकालेंगे। ठीक है, तो लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, तो लॉग OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.01, यानी इसको अगर हम ऐसे करें 10⁻⁻², तो लॉग 10⁻⁻², यानी ये जो 2 है आगे आ जाएगा, तो हमारी POH की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, लेकिन हमसे पूछा तो pH है, हमारे पास निकाला क्या हमने, POH। तो एक फॉर्मूला होता है आपका pH इज इक्वल्स टू 14 - POH। 14 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 14 आइडियल यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो है नंबर होता है, न्यूट्रल पॉइंट का एक वो स्केल होती है ना, pH स्केल, तो 14 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट को दर्शाता है, इसीलिए हम 14 यहाँ पे फॉर्मूला में लेते हैं। तो अगर 14 में हम POH की वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास pH की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 14 माइनस, अभी हमने ये फॉर्मूले से POH निकाला, दैट इज़ 2। तो 14 - 2 अगर आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 12। तो हमारे पास आंसर आ गया pH का 12, यानी डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, और अभी भी समझ में नहीं आया तो इसको आप रिवर्स में जाके इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, हमारी धरती में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन, आयरन, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन, इसका आंसर डी होगा। फिर है इन अ गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जो गैल्वेनिक सेल होती है उसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे। ए ऑप्शन है ऑक्सीडेशन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, बोथ एट कैथोड, और डी ऑप्शन है बोथ एट एनोड, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जिसमें जो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, मतलब अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो हम उसे बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मतलब क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीकरण होगा या फिर एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, दोनों कैथोडों पर या दोनों एनोडों पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या होगा, बी, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनिक सेल है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हमें जो ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड सेल पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, दैट इज एल्यूमिनियम +2 + Fe इज इक्वल्स टू Fe+2 + Al, यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें पूछा है विच ऑफ दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन कुछ गिवन है आपको 4, एल्यूमिनियम प्लस, बी है Fe, Al+3 या फिर Fe+2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। एग्जाम्पल के लिए ये है सोडियम, इसने अपने अंदर से अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम प्लस में। जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं बाहर तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाता है ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने प्लस के चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम ऑलरेडी +2 में है और ये +2 क्या कर किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में। तो ये अपने +2 को हटा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और Fe क्या है, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसमें प्लस चार्ज आ रहा है, मतलब इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है।
तो ये एक्सेप्ट नहीं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो ये Fe जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इसीलिए Fe क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज Fe। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी चेंज इज। एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं होता है, एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि कितनी ऊर्जा यानी कितनी हीट रिलीज़ हो रही है, उसको ये एक तरीके से शो करता है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी क्या है, तो हमें पता है कि दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एंडोथर्मिक और एक होती है एक्सोथर्मिक, राइट। तो उसके लिए पूछ रहा है आपको एंथैल्पी चेंज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, इन्फिनाइट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी होती है हमेशा नेगेटिव। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अगर यहाँ पे एंडोथर्मिक आपसे बोला होता तो उसके लिए आपको पॉजिटिव साइन का याद रखना है। तो एंडो अगर दिया है तो उसके लिए होगी क्या, पॉजिटिव, और एक्सो अगर दिया है तो उसके लिए होगी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपको कोई वैल्यू दी होगी और उसका पूछेगा कि एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, इसकी एंथैल्पी क्या है। तो अगर आपको बस इतना देखना है कि उस वैल्यू के आगे माइनस लगा यानी वो नेगेटिव में है, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक है, और अगर कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव में है, तो वो एंडोथर्मिक है। बस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज टू सेपरेट टू लिक्विड्स हैविंग अ लार्ज डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी या फिल्ट्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिंपल डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, लाइक इसमें भी पूछा गया। आप अगर एम्स नर्सिंग का पेपर उठा के देख लोगे पिछले साल का, तो उसमें भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच मैथड इज सुटेबल टू सेपरेट टू लिक्विड्स हैविंग क्लोज बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी दो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही पास पास हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करोगे, उसके लिए क्या मेथड होगा, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या इवेपोरेशन। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो लार्ज हो, तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, और अगर क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन की तरफ। द COOH कार्बोक्सिल ग्रुप इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप। जो COOH है वो किस फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या ईस्टर। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज ईस्टर। कैसे, ईस्टर क्या है, COOR। अगर हम इसमें वाटर की रिएक्शन करा दें, दैट इज H2O, तो R जो है वो OH को लेके अलग हो जाएगा, अल्कोहल बना लेगा, और CH को लेके अलग हो जाएगा यानी COOH बना लेगा। COOH क्या है, हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एक तरीके से ये कार्बोक्सिल ग्रुप किससे निकल के आया है, ईस्टर के अंदर से, इसीलिए ईस्टर का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो डी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है, द टोटल चार्ज Q पास ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अगर आपको चार्ज गिवन है और जो ऑप्शंस गिवन है उसमें आपको करंट और टाइम भी दिया गया है, तो करंट, टाइम और चार्ज में क्या आपका रिलेशनशिप है, आपका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो इसका होगा ए ऑप्शन करेक्ट, दैट इज चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, मरकरी, टंगस्टन, आयरन, ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है। आप देख सकते हो इससे, जो पुराने टाइम में जो बल्ब आते थे, अब तो LED बल्ब चलने लगे, लेकिन जो पुराने टाइम में बल्ब आते हैं, अभी भी काफ़ी घरों में इस तरह के यूज़ बल्ब किए जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जो वायरिंग होती है अंदर बल्ब में, वो टंगस्टन की ही बनी होती है। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पुराने टाइम में या अभी भी टाइम पे जो बल्ब में जो वायर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो होते हैं टंगस्टन के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही हाईएस्ट होता है। नॉर्मल केमिस्ट्री है, नॉर्मल चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज है आपकी केमिस्ट्री की, चेक कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दिस किलोजूल देन द रिएक्शन इज़। मैंने अभी आपको एंथैल्पी के बारे में बताया, उसमें एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के बारे में बताया था। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ लिया, मतलब आपको वैल्यू दे के पूछ लिया। तो अब आप यहाँ पे खुद देख लो कि आपको एंथैल्पी की वैल्यू -200 दी है। मैंने क्या कहा था, माइनस और प्लस का ध्यान रखना।
तो माइनस में अगर दिया यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी एंथैल्पी नेगेटिव है। तो एंथैल्पी नेगेटिव किसके लिए होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो आंसर होगा ए। अगर यहीं पे ये प्लस का 200 होता है यानी एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव हो जाती, तब आंसर हो जाता है एंडोथर्मिक। ठीक है, तो प्लस और माइनस का खेल है, इसको याद रखना है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम इज कॉल्ड। जो केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टडी ऑफ द रेट को, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका केमिकल काइनेटिक्स। नॉर्मली आपका एक डेफिनेशन है, उसको पूछ लिया है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए नॉर्मल केमिस्ट्री में। मॉडर्न केमिस्ट्री हो गई या आपकी बेसिक केमिस्ट्री, तो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है what happens at the typical यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ दैट 273 केल्विन। ठीक है, तो नॉर्मली हमें से एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 273 केल्विन। तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होगा? ऑप्शन से ऑल गैसेस बिकम सॉलिड, सारी गैस सॉलिड बन जाएंगी, गैसेस स्टॉप्स मूविंग, गैसेस बिहेव आइडियली, या फिर गैसेस कंडेंस सिकुड़ जाएंगी या एकदम सक्रिय हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ गैसेस बिहेव आइडियली। स्टैंडर्ड टेम्परेचर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो आइडियली यानी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, यानी उसकी तरह बिहेव करती है। ठीक है, आइडियल गैस आपने पढ़ा ही होगा वो होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की कौन सा गैस बनाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर विच टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसमें कौन सा टाइप का बॉन्ड यूज होता है? कोवेलेंट, आयनिक, वंडरवॉल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज वंडरवॉल फोर्स। आपने इसका नाम तो पढ़ा ही होगा, आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो इसका आंसर हो जाएगा वंडरवॉल फोर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 0 डिग्री सेल्सियस विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिलीज हीट मोर रैपिडली व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड फर्दर। ठीक है, ऑप्शन है आइस, वाटर, बोथ या नन। यहाँ पे हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान और को घटाने पर निम्न में से कौन सा अधिक तेज़ी से ऊष्मा त्यागेगा। अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे पहले टेम्परेचर को रिड्यूस कर लेगा? आइस यानी बर्फ़, वाटर या दोनों या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका वाटर। सबसे पहले यही अपने टेम्परेचर को कम कर लेगा, यानी कि बर्फ़ में बदल जाएगा। राइट, 0 डिग्री पर अगर हम उसे लाएंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा? मरकरी, ब्रोमीन, गैलियम या सीजियम। तो करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरी। फिर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मैनी पार्टिकल्स। 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23, 3.011 या फिर 6.022 10⁻22 या 1.022। तो करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में कितने ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन है दैट what is the process called in which an ester reacts with a base to form a soap and alcohol। ईस्टर बेस किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH वगैरह से रिएक्ट करके जो सोप और अल्कोहल बनाता है, इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस, ईस्ट्रिफिकेशन, सपोनिफिकेशन या न्यूट्रलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सपोनिफिकेशन। सिंपल से याद करने की ट्रिक है, सोप बन रहा है तो सपोनिफिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है solution contains 0.01 molar urea in 500 gram of solution, what is the molality of the solution। ठीक है, मोलर मास आपको यूरिया का गिवन है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को? 0.01 मोलर आपको मोलर वैल्यू मोल्स दे दिए आपको, मोल्स गिवन है। ठीक है, देन सॉल्यूशन का आपको वेट दिया है 500 ग्राम और आपसे मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन मास ऑफ द
सॉल्वेंट। तो हमारे पास मोल्स तो गिवन है, दैट इज 0.01, लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं है, हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यूरिया का क्या नाम मोलर मास गिवन है, तो यहाँ से हम यूरिया का यानी सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं, और पूरे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी आ जाएगा। फिर इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, चलो निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है, यानी वेट निकालना है यूरिया का। तो यूरिया का वेट निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे। पहले नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, हमें वेट चाहिए, मोल्स हमारे गिवन है 0.01, मॉलिकुलर वेट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मॉलिकुलर वेट कितना दिया है हमारे, 60 दिया है, इंटू 60 कर दो यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के कितना, 0.6 ग्राम। तो ये सॉल्यूट का मास आ गया। और सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का पूरा क्या मास है, 500। तो 500 हम माइनस कर देंगे 0.6, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 499.4, राइट, सही है ना ये। हाँ, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी सॉल्वेंट की, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो हमारे पास अब हम निकाल सकते हैं क्या नाम, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या था, मोल्स, मोल्स गिवन है 0.01, और अभी हमने निकाला मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 499.4। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ 0.02, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 मोल पर केजी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से एक रिकैप कर देती हूँ इन फॉर्मूला का, क्या फॉर्मूला यूज़ किए। हमारे पास गिवन था मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स गिवन थे हमारे पास 0.01 मोल। यूरिया इज़ 500 ग्राम, सॉल्यूशन का हमें पूरा मास दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स तो गिवन है, लेकिन हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, और सॉल्यूट का मास हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूट का मास आ जाएगा, हम पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे मोल्स में, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मोलैलिटी की, दैट इज़ 0.02 मोल पर केजी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।